हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आप सबको पता ही होगा एसएससी जेई 2019 का टायर 2 का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कट ऑफ देख के सबका जो है होश उड़ गया है कि भाई इतना कट ऑफ कैसे चला गया है। चाहे आप स्टूडेंट बोल लीजिए, चाहे कोचिंग सेंटर बोल लीजिए, चाहे टीचर वगैरह बोल लीजिए, किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं बात करूं सिविल की, मैं बात करूं स्पेशली मैं बात करूं तो सिविल के लिए किसी ने इतना कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि जो लोग मेरा चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैंने भी 2019 का कट ऑफ के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने कट ऑफ बनाया है सभी में जो है ऑलमोस्ट आपका 95% 90% मान सकते हैं कि मेरा कट ऑफ एनालिसिस बिल्कुल सही गया था। आपका अगर 2019 वाला इस कट ऑफ को छोड़ दे, लेकिन 2019 का जो प्री का कट ऑफ था, 2020 का जो प्री का कट ऑफ था, 2018 का फाइनल कट ऑफ था, सभी में जो है मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही गया था। लेकिन इसके लिए आपको जो है मैं माफ़ी मांगूंगा ज़रूर क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर गलती हुआ था। लेकिन इसका जो है थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इतना कट ऑफ ज़्यादा गया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिए, अगर 2018 और 2019 की अगर बात करें, वैकेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि इतना कट ऑफ आपको जा सकता है। अगर 2018 की बात करें जहाँ पर आपको 304 में आपको CPW मिल गया था, अब देखिए 315 में DV के लिए कट ऑफ जा रहा है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और CPW में देखिए वैकेंसी जो है पिछले बार जो था 288 के आसपास सिविल में वैकेंसी था, इस बार जो है 273 वैकेंसी है। तो वैकेंसी में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। CPW की मैं बात करूँ, हालांकि MES में वैकेंसी नहीं है, वो अलग बात है। वो आपका फाइनल वैकेंसी में अगर डिफरेंस होता तब मैं मानता कि चलो भाई फाइनल वैकेंसी में फाइनल कट ऑफ में आपका जो है इतना डिफरेंस आया है। मान लीजिए BRO का आपका 270 चला गया और आपका CPW का 320 चला गया, अगर ऐसे अगर देखने को मिलता वो अलग बात था। लेकिन यहाँ पे आपका DV का ही कट ऑफ ज़्यादा चला गया है, जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ होना चाहिए था वही कट ऑफ आपका DV का चला गया है। तो आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कि हम लोग ने जब पेपर एनालिसिस किया था उसमें हमें जितना लग रहा था कि भाई पेपर बहुत लेंदी था तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं मान रहा हूँ लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अगर देखेंगे क्वेश्चन लेवल ईजी था। अगर एक क्वेश्चन को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन था सिविल से रिलेटेड मैं बात करूँगा। यहाँ पे सर्विंग का क्वेश्चन था जहाँ पे आपका लेंथ कैलकुलेशन करेक्शन का एक क्वेश्चन था। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को शायद 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो किसी ने अगर सॉल्व किया होंगे तो भाई 2 से लेके 3 लाइन में आंसर हो गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि सर मुझे फुल मार्क्स मिलेगा या नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिला था। तो इसीलिए जो है आपको मार्क्स गेन करना आपके लिए ईजी हो गया था अगर कंपेयर करें 2018 के साथ। और सेकेंड चीज़ जो है, पहले क्या होता था 2018-2017 में, अगर SSC JEE का जो RTI का कॉपी आया था हम लोग के पास, मेंस के कॉपी जो आया था, तो उसका अगर कॉपी में मार्क्स जो देते हैं एग्जामिनर, वो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 50 से लेकर 60% मार्क्स देते थे अगर आपने 100% सही लिखा हो तो। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब मैं अगर बात करूँ, अगर 20 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन लिखा था तो उसमें हार्डली मुझे जो है 8 से लेकर 10 मार्क्स मिला था। और अब इस बार मुझे लगता है ऑलमोस्ट इन्होंने 80 से लेकर 90% मार्क्स दिया है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन का 15 मार्क्स था तो उसमें 10 से लेकर आपको 12 मार्क्स जरूर आपको मिला होगा, जबकि आपको मिलना चाहिए था मान लीजिए 6-7 मिलना चाहिए था। उसमें जो है इन्होंने जो है चेंज किया है और अच्छा खासा मार्क्स इस बार दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसी कारण जो है ये एक आपके लिए रीज़न है कि हाँ चलो कट ऑफ हाई गया है। और एक रीज़न है जो कि होना नहीं चाहिए था, 2018 वाले स्टूडेंट के साथ अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका हर एक अपडेट मुझे पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का जो BRO में सिलेक्टेड है वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया 2019 में। तो मेरा क्वेश्चन वही होता है कि भाई जब SSC JEE आपने एक बार क्लियर कर लिया तो फिर से आपने क्यों दिया था। तो एक ही बात होता है कि भाई देखिए BRO में तो आप खुद समझ सकते हैं कि घर से दूर वगैरह रहना होता है। तो हमने कोशिश किया कि चलो CPW या सेंट्रल ऑर्डर कमीशन मिल जाए तो हम लोग उधर चले जाएंगे। तो चलो इनके बात तो चलो सही है, ये लोग इन्होंने अगर DV वगैरह में जाते हैं तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई BRO का जो है आप लोग छोड़ देना, ऑप्शन में BRO मत डालना, बाकी आप CPW डालिए, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मिले हैं जो CPWD सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में भी सिलेक्टेड है। CPW में सिलेक्टेड कैंडिडेट क्यों एग्ज़ाम दिया, आपको आपके दिमाग में भी आएगा कि क्यों इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इनका अगर रीजन सुनेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि भाई ये लोग, इनका मेंटालिटी कैसे है। इनका रीज़न है कि भाई CPW में मुझे जो है मान लीजिए कोई बंदा UP से बिलोंग्स करते हैं और उनका जो है ज्वाइनिंग हुआ है आपका वेस्ट बंगाल में,
जो ईस्टर्न जोन में आते हैं, और यूपी जो है आपका नॉर्थ जोन में आते हैं। तो इनका अब कहना है कि भाई उस टाइम 2018 में मेरा रैंक खराब था, इसीलिए जो है मुझे वेस्ट बंगाल मिल गया, जबकि मुझे यूपी जाना है या दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए उनको रैंक अच्छा करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 2019 का एग्ज़ाम दिया। अब फिर से ये लोग CPWB जो है चूज़ करेंगे, और CPWB अगर मिल गया तो अब नॉर्थ जोन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई ये लोग कैसे श्योर होंगे, क्योंकि मार्क्स से आपको पता नहीं चलेगा आपका रैंक कितना हो रहा है, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा उससे पहले तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि भाई आपका रैंक कितना आ रहा है, आपको कौन सी जोन मिलेगा, आप लोग ये बता नहीं पाएंगे। तो पता नहीं ये लोग कैसे एग्ज़ाम दे दिया और कैसे बोल रहे कि भाई DV में जाऊँगा। मैंने तो रिक्वेस्ट वगैरह किया था कि भाई DV वगैरह में मत जाओ, लेकिन वो अपना अपना सोच होता है। तो ये लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई मार्क्स आने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। हालांकि सेंट्रल ऑर्डर कमीशन भी स्टूडेंट भी जाएंगे, क्योंकि उनको CPWB चाहिए। तो ये सब रीजन है, ये सब रीजन जो है आपका कट ऑफ इंक्रीज कर दिया है। अब राजस्थान JEE वालों को भी आप लोग देख लेना, राजस्थान JEE में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी आपका जो है कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर आएंगे। तो ये सब आपका रीजन है कि आपका कट ऑफ आपको डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। ये तो गया कट ऑफ के बारे में। चलिए कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, आपका फाइनल कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आएगा। अब इस बार मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब किसी का कट ऑफ एनालिसिस गलत होता है तब जो है दूसरा बार कट ऑफ वो भरोसा लाने में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरा जो भी कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया था हर टाइम आपने सपोर्ट किया है, इसी कारण हो सकता है कि मेरा कट ऑफ एनालिसिस भी सही गया था। लेकिन 2019 में इसीलिए जो है थोड़ा बहुत मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि इतना हमने नहीं सोचा था। तो इस बार मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगा। अगर आप लोग सिविल से है और BRO के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई BRO में कितना कट ऑफ जा सकते हैं, 330 के आसपास आपका अगर मार्क्स आ रहा है, 325 प्लस और 330 के आसपास, तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। ये आपका सिविल की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का देखिए यहाँ पर देखिए 350 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है, 350 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है, तो भाई BRO आपको मिल जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा इसी में आप जो है अभी रहिए कि भाई चलो कम से कम BRO के लिए इतना कट ऑफ जा रहा है। CPWB सेंट्रल ऑर्डर कमीशन के बारे में अभी मत पूछिए, मैं उसके लिए मैं कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम चाहिएगा, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ ऑफिस वगैरह में, थोड़ा प्रेशर वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको कट ऑफ एनालिसिस करके बता दूंगा। अब देखिए आपका DV के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है। DV के लिए जो है वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा, रीजनल वेबसाइट का, वहाँ पे आपका आएगा। अब DV की बात करो, DV कब होगा, देखिए पहले तो आप लोग देखिए आपका मार्क्स आ रहा है 30 नवंबर को आपका जो है मार्क्स आपको दिया जा रहा है, तो मार्क्स भी आ जाएगा और कट ऑफ उसके बाद ही जो है कट ऑफ के ऊपर वीडियो भी आ जाएगा, और 100% जो है आपको वहाँ से भरोसा मिल जाएगा कि चलो मेरा सिलेक्शन कहाँ पर होगा। अब DV की बात करूं, 2017 2018 दोनों आप लोग उठा के देख लीजिए। दोनों टाइम में जो है आपका जब मेंस का रिजल्ट आया था उससे 18 से लेकर 20 दिन बाद आपका DV स्टार्ट हो गया था। तो 2018 की अगर बात करूं, 11 सितंबर को आपका रिजल्ट आया था और आपका 28 सितंबर से DV स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी देखिए आपका मुझे लगता है 10 दिसंबर से आपका DV 10 से लेकर 15 दिसंबर इसी बीच जो है आपका DV स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग को नेक्स्ट वीक किसी ना किसी जोन का जरूर आपका एडमिट, नहीं तो आपका जो शेड्यूल होता है DV का वो आपको जरूर मिल जाएगा। मुझे लगता है ईस्टर्न जोन का ही मिलेगा, क्योंकि हर साल जो है ईस्टर्न जोन का ही सबसे पहले आते हैं, और ईस्टर्न जोन का मुझे लगता है नेक्स्ट वीक आपका 2-3 दिन में आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए उम्मीद होंगे कि इसी से आपका स्टार्ट हो जाएंगे। और कितना दिन तक चलेगा आप लोग मान के चलिए, 25 दिसंबर मैक्सिमम चलेगा, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल जोन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होता है, इसी 2 जोन में आपका मिलेगा। और रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए अभी तक तो 31 जनवरी 2022 को रखा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट है कि भाई 31 जनवरी इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि SSC काम कर पाएगा। हालांकि उम्मीद करेंगे कि अगर 31 जनवरी 2022 को जो डेट रखा गया है उसी डेट में अगर रिजल्ट दे देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगा कि चलो कम से कम ये जो है टाइम पे आपको रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि इतना डिले होने के बाद कोई उम्मीद नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा ये नहीं करेगा कि भाई इससे ज़्यादा लेट हो। तो हम भी कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि SSC इसमें जो है आपका काम करे और आपका 31 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। अब चलिए कुछ स्पेशल क्वारीज है, जैसे EWS के रिलेटेड है, कुछ स्पेशल क्वारीज है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, सब कुछ बात करेंगे कि भाई कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है या नहीं। तो चलिए पहले तो वैकेंसी के लिए आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि भाई वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि अगर आप लोग 2019 का जब फर्स्ट टेंटेटिव वैकेंसी आया था, जहाँ पे 850 या 900 के आसपास वैकेंसी था, तभी मैंने बताया था कि भाई 1000 प्लस वैकेंसी जरूर जाएगा, आप लोग देख लेना।
और देखिए यहाँ पर 1000+ वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके पहले जो है 1150 वैकेंसी था, लेकिन अब जो है फिर से 2 वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। और 2 वैकेंसी किस में इंक्रीज किया गया है, NTRO में, जो कि सिविल में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए मैं थोड़ा सा वही बोलूँगा कि भाई इनके लिए जो है कोई भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक कोई भी वैकेंसी में चेंजेस नहीं आया है, बस सिविल का जो है वैकेंसी चेंजेस आया है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का क्वेरीज है कि भाई कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब कलर ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब 2018 से जो है 2019 से पहले कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, हर साल जो है CPW में कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल होता है। अब बच्चों का अभी भी डाउट है कि भाई यहाँ पे नो लिखा हुआ है, क्योंकि हमें उम्मीद था फाइनल वैकेंसी जब आएगा कम से कम SSC इसको करेक्शन करेगा, क्योंकि CPW में मैंने खुद RTI लगाया था, उसके ऊपर भी वीडियो है कि 2019 में CPW में SSC JEE की अगर बात करूं तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है या नहीं, तो उसके ऊपर RTI रिप्लाई आया था कि, और CPW ने साफ साफ लिखा था कि हाँ कलर ब्लाइंडनेस पर्सन एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए 2020 की अगर आपको वैकेंसी दिखाऊं तो चलिए 2020 की वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पे 20 वैकेंसी पे लिखा हुआ है, देखिए यस लिखा हुआ है CPW में। तो भाई 2018 में जब एलिजिबल था, 2020 में जब एलिजिबल था, भाई 2019 के स्पेशल तो नहीं है कि भाई 2019 में एलिजिबल नहीं करेंगे। और जॉब देने का काम SSC का नहीं है, जॉब देने का काम डिपार्टमेंट का है। SSC का काम है बस एग्जाम कंडक्ट कराना और आपको सिलेक्शन दिलवाना। अब जॉब देने का काम किसका है, आपको रिक्रूटमेंट मतलब आपको सैलरी हो गया या आपका ज्वाइनिंग हो गया, कौन देगा, वो डिपार्टमेंट देगा। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो जब एलिजिबल कर रहे हैं तो SSC कौन होता है उसको रोकने वाले। तो यहाँ पे जो है आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस 110% 2019 में भी एलिजिबल है। अब चलिए और एक बात मैं यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म के बारे में बात कर देता हूँ कि कैसे आपको फिल करना होगा। देखिए जब DBE होगा, इस ऑप्शन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके आपके साथ ले जाना होगा और घर से फिल करके ले जाना है। यहाँ पे नेम आपका लिखना पड़ेगा, नेम के बाद रोल नंबर जो एडमिट में लिखा है वही वाला रोल नंबर, और नेम वगैरह जो है कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश करना। अब ये मत पूछना ब्लैक पेन या ब्लू पेन, भाई कोई भी पेन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लैक और ब्लू में कोई एक आप चूज़ करना, रेड वगैरह चूज़ मत करना। अब देखिए यहाँ पे जो है कोड लिखा हुआ है और आपका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, ऐसा नहीं कि आप जो है एज इट इज़ अपने भर दिया कि भाई ABCD करके अपने भर दिया, ऐसा नहीं है। आपको जो डिपार्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा जो है पसंद है वो डिपार्टमेंट आपको फर्स्ट में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट का जो है CPW फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो भाई CPW की या सिविल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एप लिखना पड़ेगा, देखिए एप इसका कोड है। उसके बाद मान लीजिए सेकेंड अगर बात करूँ तो भाई आपका सेंट्रल ऑटो कमीशन यहाँ पे है, क्योंकि MES तो यहाँ पे जो है आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो है उनको जो है सेंट्रल ऑर्डर कमीशन के लिए सिविल की बात करूँ, यहाँ पे आपको D लिखना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए NTRO अगर कोई रखना चाहता है तो भाई NTRO उनको जो है I लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको FDI ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और लास्ट में जाके मान लीजिए किसी ने जो है BRO रख दिया तो यहाँ पे जो है उनको B लिखना पड़ेगा। अब आप लोग को ये आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई सिविल वाले बस सिविल का जो डिपार्टमेंट का कोड है वही वाले डालेंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले बस इलेक्ट्रिकल का जो डिपार्टमेंट कोड है वही डालेंगे। सिविल वाले इलेक्ट्रिकल का नहीं डालेंगे और इलेक्ट्रिकल वाले सिविल का नहीं डालेंगे। ये आपको जो है इंश्योर करना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। ये तो गया आपका ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म घर से फिल करके ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पे जाके फिल कर पाएंगे, तो घर से फिल करके जरूर ले जाना। तो चलिए अब अगर बात करेंगे तो EWS के लिए कुछ क्वेरी आ रहा था कि भाई EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। फॉर्मेट, पहले तो फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट देखिए यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर आजकल का आप लोग सर्टिफिकेट देखेंगे सब ऑनलाइन बन रहा है, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको स्टेट वाले इशू करते हैं। सभी सर्टिफिकेट स्टेट वाले इशू करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब ऑफलाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडिया भी लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे जो है वो आपके ऊपर है। लेकिन अब जो है जब ऑनलाइन होता है तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो है सब कुछ फॉर्मेट में लिखा ही होता है, बस यहाँ पे आपका नेम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन होता है। इसीलिए स्टेट वाले क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जो भी स्टेट से आप बनाएंगे वही आपका स्टेट का नाम होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, यही आपको यहाँ पे जो है लिखा होता है। ऑनलाइन अगर आप बनाएंगे, ऑफलाइन में आप इंडिया वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला क्वेरीज आ रहा था कि भाई मेरे यहाँ पे इंडिया लिखा नहीं है, मेरे यहाँ पे स्टेट वाला लिखा हुआ है, तो भाई ये वाला स्टेट वाला सर्टिफिकेट हुआ ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा स्टेट है कौन सा सेंट्रल वाले है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वैलिड फॉर ईयर होना चाहिए, आप कौन सी ईयर होना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे नेम वगैरह होना चाहिए और ये सब क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट फोटो के ऊपर जो है यहाँ पे अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे नेम और डिजिग्नेशन जो साइन करेंगे उसका जो है होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहले तो आप लोग
ये नोटिफिकेशन है 2019 का एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि भाई कब का डेट का मांगा गया था। हालांकि यहाँ पे कोई भी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया था, सिर्फ ओबीसी के लिए कहा गया था कि भाई 12 सितंबर 2019 से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब डीओपीटी का रूल्स है और एसएससी का भी रूल्स आप मान सकते हैं। अभी का जो करंटली जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें साफ साफ लिखा हो रहा है कि भाई जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसी को क्रूशियल डेट या क्रिटिकल डेट जो भी आप बोलेंगे वही आप मान लीजिए कि वो आपको माना जाएगा। तो भाई क्रूशियल डेट आपका ईडब्ल्यूएस का ही है, चाहे एससी का ही है, चाहे एसटी का ही है, चाहे आपका ओबीसी का ही है, सबके लिए 12 सितंबर 2019 इससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर इससे पहले नहीं होगा तो आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करेंगे। ये सबके लिए है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ अलग ही रूल्स है। क्यों है वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपको लिखा होना चाहिए 2019-20। क्यों लिखा होना चाहिए देखिए, अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो भाई 1 अप्रैल से लेके 31, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये जो टाइम पीरियड है इसको आपका कहा जाएगा 2019-20। ये आपका ये आपका ईयर माना जाएगा। ये आपका गवर्नमेंट का हर साल का जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक आपका गवर्नमेंट के हिसाब से जो है ईयर माना जाता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे वैलिड फॉर होना चाहिए 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट अगर मार्च में मनाएगा, अप्रैल में मनाएगा, आपका मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर मई जून में मनाएगा तो भाई उसके पास तो भाई 2019-20 का इनकम तो नहीं हुआ है ना। जैसे मान लीजिए 2019 मई में अगर किसी ने मनाया है तो गवर्नमेंट के हिसाब से कितना आपका मान लीजिए अप्रैल में 2 महीने की इनकम दिखा पाएगा। तो भाई यहाँ पर तो टोटल ईयर का आपका इनकम होना चाहिए, टोटल ईयरली इनकम होता है। तो ईयरली इनकम तो आप शो नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए आपका पिछले ईयर का जो इनकम है वो डाटा आपको शो करना होता है, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वैलिड ईयर लिखा होगा उससे 1 साल नीचे यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर भी 2019-20 और यहाँ पर भी 2019-20 लिखा हुआ हो, तब जो है आपका वो आपका मान्य नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए 2018-19 लिखा होना चाहिए, क्योंकि 2018-19 का आपने जो इनकम है वो वाला शो करके अपने ये वाला सर्टिफिकेट बनाया है। भले यहाँ पे डेट देखिए, डेट आपका आज का क्यों ना हो, डेट से एसएससी को कोई मतलब नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट का कोई मतलब है। अगर आज का डेट होगा एसएससी आपको भले ही प्रोफेशनली एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट रिजेक्ट तभी करेंगे अगर यहाँ पे वैलिड ईयर जो है 2019-20 ना हो के 2020-21, 2021-22, बहुत सारे स्टूडेंट का 2021-22 लिखा हुआ है, 2020-21 हुआ है, तब भी आपको नहीं करेंगे। जी यहाँ पर वैलिड फॉर ईयर जो है 2020-21 अगर लिखा होगा या 2021-22 लिखा होगा तब भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 2018-19 लिखा हो तो बस ये होना चाहिए, क्योंकि 2018-19 के टाइम पे जो है आपका इनकम कितना था वो आपको देखेंगे ये लोग। वैलिड फॉर जो है अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे होता है तब भी चल जाएगा। क्यों ऐसे होता है देखिए, ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका इनकम और आपका प्रॉपर्टी के बेसिस पे मिलता है। अब ये एक तरह का आप मान सकते हैं कि भाई आपका इनकम जो सालाना का जो इनकम है उस टाइम पे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इसका तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था 2019 सितंबर में जब फॉर्म फिलअप किया था तो इसका आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई उस टाइम पे आपका इनकम इतना था, 8 लाख से कम था, तभी तो आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज कैसे मिलेगा? आज के टाइम पे आपका फैमिली कंडीशन कैसे है वो ये सब देखने नहीं जाएंगे, वो तब का देखेंगे जब आपने क्लेम किया था। फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपने खुद ही क्लेम किया था कि भाई मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरा 8 लाख से कम इनकम है। तो जब आपने क्लेम किया था तो उसका प्रूफ तो तभी का आपको देना पड़ेगा। आज का प्रूफ देने से आपका एसएससी नहीं मानेंगे। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्या ही बोले, जो आपका रूल्स है मैं रूल्स से आपको बता रहा हूँ। आपको रूल्स के हिसाब से यहाँ पे 2019-20 वैलिड फॉर और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। अगर इसके बाद का सर्टिफिकेट है, जैसे इसी स्टूडेंट का मैं बोलूँ, यहाँ पर देखिए 2021-22 का वैलिड फॉर, और अगर नीचे आएंगे 2020-21 लिखा हुआ है। अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई भी ऑफिसर आपको वैलिड फॉर जो है जो सालाना चल रहा है, जैसे अभी देखिए उन्होंने करेंटली बनाया है, देखिए आपका सितंबर मंथ में बनाया है। तो अभी अगर कोई भी आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो भाई ए वाला ही लिखा होगा, 2021-22 लिखा होगा, और नीचे आपको 2020-21 लिखा होगा, क्योंकि 1 साल पहले का इनकम देखा जाता है और उसी से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। कोई भी ऑफिसर यहाँ पे आपको जो है 2018-19 लिख के नहीं देगा, कोई भी ऑफिसर आपको बैक डेट में आपको जो है नहीं देगा। तो ये
आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 2019-20 का सर्टिफिकेट है तो आप लोग EWS, भले ही आपका डेट जो है बाद का है, डेट से कोई मतलब नहीं है, SSC आपको प्रोफेशनल करेंगे वो अलग बात है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद का है, जैसे 2020-21 या 21-22 का है, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर, और इसमें आपको डिपार्टमेंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि 2018 में जब EWS का फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, SSC JEE में फर्स्ट बैच था, तो तब मैंने 110% श्योरिटी दिया था कि भाई किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, सबको जॉब में लिया जाएगा, जिसको भी प्रोफेशनली एक्सेप्ट किया था। EWS वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा हुआ था, किसी को एक भी स्टूडेंट को उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर पाया था। मैंने बहुत एविडेंस इकट्ठा किया था, सब कुछ मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था। जब डिपार्टमेंट नहीं मान रहे थे, जब एविडेंस उन्होंने दिखा दिया था, तब जो है डिपार्टमेंट ने मान लिया था, क्योंकि तब की बात अलग था। और मुझे भी पता था कि किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई वो फर्स्ट टाइम था और किसी के पास उससे पहले सर्टिफिकेट नहीं था, वो सबको मालूम था, इसीलिए डिपार्टमेंट ने मान लिया था। लेकिन अब जो है ये गलती आपका माना जाएगा कि आपने क्यों सर्टिफिकेट नहीं बनाया। आप जो है, जैसे ए वाला स्टूडेंट ने बनाया है, आज की डेट में उन्होंने क्यों सर्टिफिकेट बनाया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आपने क्लेम किया था 2019 में कि भाई मैं EWS में आता हूँ, तो ये फॉल्ट आपके लिए है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट प्री और मेंस दोनों में अगर जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जनरल से फाइट कीजिए। आप बोलिए मैं EWS सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, आप जो है मुझे जनरल में कन्वर्ट कर लीजिए, और जनरल में आपको कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट EWS से जो है प्री क्वालिफाई किया है और मेंस मान लीजिए अगर जनरल से क्वालिफाई करते हैं, तो वो वाले कैंडिडेट जो है जनरल में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जनरल में तभी आप जा पाएंगे जब टायर 1 टायर 2 दोनों में आप जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपके जो है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब आपको EWS में जाना पड़ेगा, भले आपको डिपार्टमेंट रिजेक्ट करे या ना करे, अलग बात है। तो ये आपके पास जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर में आपको जैसे देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये वाला सेंट्रल वाले नहीं है। अब सेंट्रल और स्टेट में क्या डिफरेंस होगा, देखिए ये सिग्नेचरिंग अथॉरिटी का डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं है। बहुत कुछ बोलते होंगे आपको कि भाई नहीं, बहुत क्राइटेरिया होता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। सीधी सी बात है भाई, सिग्नेचर जो है आपका तहसीलदार, बहुत सारी जगह पे तहसीलदार को BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या अंचल अधिकारी जो होता है वही कहा जाता है। लेकिन वो वाला तहसीलदार नहीं, तहसीलदार जैसे आपका यूपी वगैरह में जैसे तहसीलदार और आपका SDO सब डिविजनल ऑफिसर ये सेम होता है। सब डिविजनल ऑफिसर या SDM ऐसे करके जो है ये सेम होता है यूपी वगैरह में। जैसे मेरे यहाँ पे SDO जो है वो आपका UPSC से आते हैं, तो SDO जो है सब डिविजनल ऑफिसर, ये सब अगर साइन करेंगे, ग्रुप A वाले ऑफिसर अगर साइन करेंगे तो आपका वो सेंट्रल में आते हैं। और उससे नीचे वाले जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हो गया, जो स्टेट PSC से आते हैं, ग्रुप B गैजेटेड ऑफिसर होता है या ग्रुप A भी गैजेटेड ऑफिसर होता है, तो वो सब जो है वो स्टेट वाले जो होते हैं, वो वाले जो है वो स्टेट के सर्टिफिकेट में आएंगे। वो वाला अगर साइन करेंगे तो स्टेट सर्टिफिकेट में आएंगे। तो आप लोग ये वाला ध्यान रखिएगा। तहसीलदार भले यहाँ पर लिखा हो तो एक बार चेक कर लेना कि आपका तहसीलदार कौन सा वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि SDO SDM वाले है या आपका BDO वाले है, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। बहुत सारे स्टेट में अलग अलग कहा जाता है, तो एक बार आप लोग यही देख लेना। और कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने बोला SDO SDM DM अगर साइन करेंगे तो वो वाला आपका सेंट्रल वाले में आएंगे, और उससे नीचे वाले पोस्ट कोई भी ऑफिसर साइन करेंगे तो वो वाले जो है आपका स्टेट वाले सर्टिफिकेट में आएंगे। यही डिफरेंस होता है। बाकी आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ फॉर्मेट वगैरह सब कुछ जो है सेम ही है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यही आपका सर्टिफिकेट के लिए कहना था। अब कट ऑफ के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिएशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहेगा, तो वो सब के लिए ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल में। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझे, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ जाइए, और वहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि